कुछ अलग रहता है? द्वीप समुद्र में कौन रहते हैं? द्वीप पे रहने वाले तो समुद्र पे मतलब पानी में नहीं रहेंगे, वो तो जमीन मिल जाएगी उन्हें। समुद्र में कौन रहता है? वो जो ये 56 सलाका पुरुष जो थे। नहीं, 56 वो शलाका पुरुष नहीं थे। 56 अंतर द्वीप है, वो भी छोटे छोटे द्वीप होते हैं। तो मतलब जम्बू द्वीप तो क्या बहुत बड़ा द्वीप है, बट अच्छा। ये लवण समुद्र के अंदर लोकेटेड बीच बीच में टापू बने हुए हैं, छोटे छोटे, मतलब बहुत छोटे भी नहीं, ये भी कितने योजन होते हैं। अच्छा, पानी में ये नहीं है, अलग से द्वीप है? पानी में ही है, लेकिन पानी में भी बीच बीच में टापू होते हैं ना, वैसे छोटे छोटे द्वीप होते हैं। मतलब ये आइलैंड पार्ट ऑफ, जैसा? ये ना पार्ट ऑफ लवण समुद्र ही है, लवण समुद्र में लोकेटेड है। लेकिन लवण समुद्र में एक बहुत बड़ा एरिया, जैसे 300 योजन दूर जो पहला द्वीप आता है ना, हम्म। उसकी लंबाई चौड़ाई मतलब उसका डायमीटर भी 300 योजन का है। तो उतना बड़ा एक द्वीप है। द्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि चारों तरफ उसके भी समुद्र हैं। तो अच्छा। ऐसे हम, जैसे हम अगर एक कल्पना करें आज के वर्तमान एनवायरनमेंट में, तो जैसे भारत के बाहर लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार अगर आप कभी गए हाँ। हो या नक्शे में देखा हो, तो वहाँ बहुत छोटे 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 द्वीप बने हुए हैं। हम्म। तो बस वैसे ही ये अंतर द्वीप, जो छोटे छोटे द्वीप है लवण समुद्र में। ओके, जय जगन्नाथ, थैंक यू। ठीक है, और कोई जिज्ञासा नहीं है तो हम प्रारंभ करते हैं। चौथा अध्याय, सूत्र संख्या 330। रेखा जी हैंड लोअर कर दीजिए। आवास पर्वत पद। अब यहाँ पर जम्बू द्वीप, अभी ये जम्बू द्वीप से रिलेटेड बातें ही चल रही है। हर अध्याय में हमने देखा है जम्बू द्वीप से संबंधित भी कई बातें आती है। जो जिस नंबर का चैप्टर है उतनी संख्याओं से संबंधित जो भी तथ्य है जम्बू द्वीप के, और जम्बू द्वीप के बाहर भी, ज्यादातर हमने अभी तक मनुष्य लोक अढ़ाई द्वीप में ही सारी बातें की है, या तो जम्बू द्वीप में या फिर दात की खंड और अर्ध पुष्कर तक। तो ये भी अभी जम्बूद्वीप से संबंधित है। उसके बाद उसके आगे कुछ और दूर भी आज हम जाके आएंगे, तो वो आगे कैसे आता है, पहले हम आवास पर्वत पद देखते हैं। जम्बू द्वीप की बाहरी वेदिका के अंतिम भाग से, मतलब जम्बू द्वीप जहां एंड हो रहा है, 1 लाख योजन की जो उसकी सीमा है वो जहां समाप्त होती है, उसकी बाहरी वेदिका, बाहरी जो उसकी बॉर्डर है, उसके अंतिम भाग से 4 दिक्कोणों की ओर, 4 दिक्कोण मतलब एक नॉर्थ में, एक साउथ में, एक ईस्ट में और एक वेस्ट में, इस तरह चारों ही दिशाओं में लवण समुद्र में 42,000 योजन जाने पर, 42,000 योजन, इतना दूर जब हम जाएंगे तो वहां पर वेलंधर नागराजों के 4 आवास पर्वत है। नागराज मतलब ये असुर, जैसे ये भवनपति देव हैं, नागकुमार, और उनमें जो वेलंधर कैटेगरी है, नाग कुमार की 4 कैटेगरी हमने पहले पढ़ी थी, उसमें वेलंधर जो है उनके 4 आवास पर्वत है, मतलब वहां पर वो निवास करते हैं, रहते हैं आवास पर्वत पर। उनके नाम दिए गए हैं गौस्तुभ, उदावभास, शंख और दक्षिण। उसके आगे 331 में, अच्छा इसके साथ में इसमें रहने वाले जो देव हैं उनके भी नाम दिए गए हैं। महर्दिक देव जो एक पल्योपम की स्थिति वाले होते हैं, उनके नाम भी वही नाम है जो थोड़ा सा कहीं अंतर भी है। तो उनके नाम है गोस्तुभ, शिव, शंख और मनह शिलाक। ये देवों के नाम है, और ऊपर जो नाम थे वो पर्वतों के नाम थे। अब देखिए, जैसे ये बात आई थी वैसे ही सिमिलर जम्बू द्वीप की बाहरी वेदिका के अंतिम भाग से 4 दिक्कोणों की ओर, यहाँ पे एक मिसप्रिंट हुई है। ये दिक्कोण जो लिखा है ना वहां पर, एक्चुअली ये वी दिशाओं में है। मतलब पहले हमने देखा था 4 दिशाओं में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इन दिशाओं में हम 42,000 योजन दूर जाएंगे तो वहां पर वो लोकेटेड थे। अब हम क्रॉस दिशाओं में जाना है, मतलब उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, इन 4 दिशाओं में जो वी दिशाएं हैं वहां अगर जाते हैं तो वहां पर 42,000 योजन जाने पर अनु वेलंधर नागराज के 4 आवास पर्वत है। वो वेलंधर थे, ये अनु वेलंधर है। इनके चारों के नाम और उनमें रहने वाले देवों के नाम भी यहाँ पर उल्लेखित है। उसके आगे बढ़ते हैं हम। ज्योतिष पद। लवण समुद्र में 4 चंद्रमाओं ने प्रकाश किया था, करते हैं, करेंगे, मतलब ये शाश्वत है। 4 चंद्रमा लवण समुद्र में होते हैं।
हमारे जम्बू द्वीप में 2 चंद्रमा होते हैं, 2 सूर्य होते हैं। विज्ञान 1 सूर्य 1 चंद्रमा मानता है, लेकिन जैन धर्म के अनुसार हमारे यहाँ 2 सूर्य और 2 चंद्रमा हैं। मतलब जैसे आज सुबह जो सूर्य आया था सूर्योदय के साथ में, जिसको हमने देखा था, कल जो सूर्य आएगा वो दूसरा सूर्य होगा। मतलब 1 बाई 1 अल्टरनेट ये सूर्य आते हैं, अल्टरनेट चंद्रमा आते हैं। इस तरह की हमारी जैन धर्म की मान्यता है। तो वैसे ही लवण समुद्र में 4 चंद्रमा है, वहां पर 2 नहीं है बल्कि 4 चंद्रमा है। और उन 4 चंद्रमाओं ने प्रकाश किया था, करते हैं, करेंगे का मतलब ये शाश्वत है, पहले भी था, आज भी है और फ्यूचर में भी होगा। इसी प्रकार से 4 सूर्य है वहां पर, 4 सूर्य तपे थे, तपते हैं, तपेंगे। 4 कृतिका यावत 4 भरणी तक के सभी नक्षत्रों ने चंद्रमा के साथ योग किया था, करते हैं, करेंगे। तो कृतिका से लेकर भरणी तक के जो नक्षत्र है वो भी 4-4 है, क्योंकि हर चंद्रमा का एक एक नक्षत्र होता है। चंद्रमा की जो फैमिली है, एक चंद्रमा के टोटल 28 नक्षत्र होते हैं। तो ऐसे ही हर चंद्रमा के में कृतिका भी है, उसमें भरणी भी है। मतलब वहां से लेकर वहां तक ये जो जो 28 नाम दिए गए हैं फर्स्ट टू लास्ट तक, ये सारे के सारे नक्षत्र भी 4-4 हैं। इन नक्षत्रों में अग्नि यावत यम ये 4-4 देव हैं। अब 28 नक्षत्रों में 28 देव भी होते हैं, तो उन्हीं देव भी 4-4 होंगे, क्योंकि सारी 4-4 चीजें हो रही। हर चंद्रमा के साथ 28 नक्षत्र है, तो उन 28 ही नक्षत्रों में 28 देव है। फिर दूसरा जो चंद्रमा का सेट है उसके साथ 28 नक्षत्र, उसके भी 28 देव है। तो ऐसे ये जो 28 देव है नक्षत्रों के, वो भी 4-4 हैं। 4 अंगार यावत 4 भाव केतु तक के सभी ग्रहों ने 4 किया था, करते हैं, करेंगे। तो 4 किया का मतलब परिभ्रमण करना, मतलब घूमना। तो वो सभी ग्रह भी, मतलब सारी चीजें 4-4 हो गई हैं। जैसे 2 होती तो डुप्लीकेट बोलते, वैसे यहाँ पर 4-4 टाइम्स हो रही है सारी चीजें। उसके आगे है द्वार पद। लवण समुद्र के 4 द्वार है, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित। इनकी चौड़ाई 4 योजन की है तथा इनका प्रवेश भी 4 योजन चौड़ा है। इनमें पल्योपम की स्थिति वाले 4 महर्दिक देव रहते हैं, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित। अब देखिए ये सेम बात जम्बूद्वीप के संबंध में भी आई थी। तो वो जो दरवाजा है ना, वो जम्बूद्वीप और लवण समुद्र के बीच में है। तो वही द्वार लवण समुद्र का भी कहलाएगा और वही जम्बूद्वीप का भी कहलाएगा। तो इस तरह से ये सेम द्वार दोनों जगह काउंट होंगे और सेम चीज है, इसलिए उनकी चौड़ाई भी 4 योजन है, उसका मुख भी 4 योजन है। और 4 जो देव रहते हैं वो भी वही नाम के, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित। उसके आगे धातकी खंड पुष्करवर पद। तो जो जो बातें अभी हमने अच्छा, इसमें एक बात तो ये आ रही है कि धातकी खंड द्वीप का चक्रवाल विष्कंभ 4 लाख योजन का है। जम्बू द्वीप होता है 1 लाख योजन, उसके आगे लवण समुद्र 2 लाख योजन, और फिर नेक्स्ट धातकी खंड वो होता है 4 लाख योजन, डबल होता जाता है। 1 का 2 हुआ, 2 का 4 हुआ, फिर उसके आगे जो समुद्र है वो 8 लाख योजन का है, फिर उसके आगे का द्वीप 16 लाख योजन। इस तरह से ये क्रम बढ़ता है। तो एग्जैक्टली 4 लाख योजन वाला धातकी खंड द्वीप आता है, तो उसका भी यहाँ उल्लेख आ गया है। उसके बाद जम्बू द्वीप के बाहर, बाहर का मतलब क्या हुआ, जम्बू द्वीप को छोड़कर। तो टोटल जो अढ़ाई द्वीप क्षेत्र है जहां मनुष्य रह सकते हैं, उसमें जम्बू द्वीप, धातकी खंड और अर्ध पुष्कर, ये 3 चीजें आ जाती है। अगर हमने जम्बू द्वीप को छोड़ दिया, उसके बाहर की बात करें, तो उसमें 2 ही चीज बचेगी, धातकी खंड और पुष्कर द्वीप। पुष्कर में भी अर्ध पुष्कर, क्योंकि मनुष्य वहीं रहते हैं। तो उस एरिया में 4 भरत क्षेत्र हैं और 4 ऐरावत क्षेत्र हैं। शब्दोदेशक दूसरे स्थान के तीसरे उद्देशक में जो बताया है वह यहाँ जान लेना चाहिए। मतलब ये है कि दूसरे स्थान में दूसरा जो चैप्टर था उसमें इससे संबंधित जितनी भी बातें आई थी वो सब यहाँ पर हमें 2 की जगह 4-4 करना है, क्योंकि वहां हमने 2 कैसे लिया था। धातकी खंड में हमने धातकी खंड को अलग से 2 लिया कि धातकी खंड में 2 है, फिर पुष्कर वर में भी 2 है, 2 भरत क्षेत्र है, 2 ऐरावत है। ऐसे जितनी भी चीजें 2-2 थी, अब वो सारी 4 हो गई, क्योंकि हमने दोनों को कंबाइन कर लिया। धातकी खंड और पुष्कर द्वीप को साथ में अगर गिनेंगे तो जहां जहां 2-2 बातें बताई थी वो सब चीजें 4-4 जान लेनी चाहिए। तो इस लाइन से इस सूत्र में चैप्टर 2 के बहुत सारे सूत्र यहाँ सीधे सीधे समाहित हो जाते हैं। अब आगे आता है नंदीश्वर द्वीप। जैसे ये जम्बू द्वीप, उसके बाद लवण समुद्र, फिर धातकी खंड, फिर अर्ध पुष्कर, फिर पुष्कर द्वीप, उसके बाद में पुष्करवर समुद्र। इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते
एक समुद्र, एक द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, ऐसे 15 नंबर तक हम जब जाते हैं, 15 नंबर का द्वीप, तो वो है नंदीश्वर द्वीप। वैसे मनुष्य वहां नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अड़ाई द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं जा सकते हैं, लेकिन देवताओं के लिए बहुत ही रमणीय स्थल है। और ऐसा कह सकते हैं कि जैसे एक पिकनिक स्पॉट है, कई बार मतलब देवता वहां जाते हैं एंजॉय करने के लिए। बहुत ही रमणीय है, मतलब सबसे सुंदर द्वीप अगर कोई कहा जाए तो नंदीश्वर द्वीप है। अब इस द्वीप के बारे में बहुत सारी बातें आगे के सूत्रों में आएगी, तो हम उसको पढ़ते हैं, समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। नंदीश्वर द्वीप के चक्रवाल विषकंभ के बहुमध्य देश भाग ठीक बीच में चारों दिशाओं में 4 अंजन पर्वत है। मतलब 4 दिशाएं हो गई, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इन दिशाओं में कहां पर, उसके एकदम बीच में, मतलब जैसे मान लीजिए जम्बू द्वीप की बात करें तो वो 1 लाख योजन का है। इसी प्रकार से लवण समुद्र धातकी खंड, अब धातकी खंड हुआ 4 लाख योजन का, तो 4 लाख का बीचों बीच कैसे होगा, 2 लाख पर। या जैसे अर्ध पुष्कर के बीच में मानसोत्तर पर्वत आता है, वो भी एकदम बीच में है, मतलब 16 लाख योजन का है पुष्कर द्वीप, उसके बीच में मतलब 8 लाख योजन जाने पर। तो उसी प्रकार से नंदीश्वर द्वीप का तो साइज और भी बड़ा है, क्योंकि डबल डबल होते होते वो 15 नंबर पे पहुंच गया, तो वो साइज तो बहुत बड़ी है, हम उसकी साइज की अभी बात नहीं करते हैं। लेकिन जितना भी उसका विषकंभ चौड़ाई है, उसके ठीक मध्य में चारों तरफ, चारों दिशाओं में 4 अंजन पर्वत है, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी। उनकी ऊंचाई, अब उन पर्वतों की हाइट की यहाँ बात आ रही है, 84,000 योजन उनकी हाइट है, और वो जमीन में भी 1,000 योजन डीप होते हैं। अच्छा, मूल मतलब नीचे की तरफ जो बेस है उसका पर्वत का, वो बेस पर 10,000 योजन उसकी चौड़ाई है पर्वत की, उतना बड़ा पर्वत है वो। और वो जैसे जैसे ऊपर जाता है, पर्वत का शेप कैसे होता है, ऐसे मतलब सकड़ा, ऊपर नीचे तो चौड़ा रहेगा, फिर धीरे धीरे सकड़ा होता जाएगा। तो जैसे ऊपर जाते हैं तो क्रमशः घटते 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 ऊपरी भाग में 1,000 योजन रह जाता है, मतलब 10,000 योजन वाला जो चौड़ाई थी, ऊपर जाके 1,000 योजन रह जाती है। अब मूल मतलब वही नीचे, तो नीचे इसकी परिधि 31,623 योजन और ऊपरी भाग में 3,162 योजन है। अब ऐसे तो देखो संख्याएं याद नहीं रहेगी, कैसे याद किया जाए, तो इसका बहुत एक आसान फॉर्मूला है। जैसे हम एक सर्कल का डायमीटर अगर दिया गया हो या रेडियस दी गई हो, तो उसकी परिधि निकाल सकते हैं, मतलब उसका चारों तरफ का जो एरिया है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr, 2 × π × r मतलब रेडियस, तो 2r को साथ में ले लेंगे तो डायमीटर हो जाएगा, तो डायमीटर को पाई से मल्टीप्लाई करने से उसकी परिधि आ जाती है। तो यहाँ उसकी जो परिधि दी गई है, मूल में परिधि, वो है 31,623 योजन। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, मतलब पाई से हमें 10,000 को मल्टीप्लाई करना है। तो पाई की जो वैल्यू है ना, वैसे आजकल जो मैथमेटिक्स में आ रही है वो 3.14 समथिंग होती है, लेकिन हमारे जब आगम लिखे गए उस समय आचार्यों ने इसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू √10 निर्धारित की थी, मतलब 10 का जो रूट होता है वर्गमूल, उससे जो संख्या आएगी उससे ही पाई की वैल्यू मान ली गई, और उसके आधार पर ही कैलकुलेशंस होती है सारी। तो वो कैलकुलेशन करने पर लगभग 3.16 समथिंग आता है। तो इसी आधार पर 3.16 अगर देखते हैं तो 31,623 हो रहा है, मतलब 3.1623 ऐसा कुछ एक संख्या आ जाती है। तो जो भी कैलकुलेशन का मेथड है, ये भी एक बहुत मतलब गहरी बात होती है, गणित का बहुत कुछ हमें आगमों में मिलता है। तो अगर एक बार ये फॉर्मूला समझ लेना तो ये संख्याएं बहुत आसान लगती है। तो ऐसे जम्बू द्वीप की परिधि भी इसी मेथड से निकाली जा सकती है कि 1 लाख योजन का है तो उसकी परिधि उसको मल्टीप्लाई पाई से करेंगे, डायमीटर सबके मिल जाता है हमें इजीली। तो मूल बात, यहाँ जो भी संख्या आ रही मतलब वो बहुत टफ नहीं लगे, इसलिए मैं एक बेसिक इसका बेस बता रहा था, बाकी तो ठीक है, संख्या याद इतना करना इजी नहीं होता है। तो उसके बाद मतलब उसी रेशियो में परिधि बता दी, ऊपर कितनी नीचे कितनी। अब आगे, वे मूल में विस्तृत, मध्य में संक्षिप्त और अंत में पतले हैं, बराबर है, जैसे पर्वत होते हैं उसी तरह से हैं। उनका आकार गाय की पूंछ जैसा है। वे नीचे से ऊपर तक अंजन रत्नमय हैं, मतलब बहुत रत्न से भरे पड़े हैं वो, नीचे से ऊपर तक। वे स्फटिक की भांति अच्छे पारदर्शी है, मतलब जो पर्वत है ना, वो ऐसे तो पत्थर आदि यही चीज होती है ना पर्वतों पे, पर वहां तो स्फटिक की जैसा एकदम ट्रांसपेरेंट। वे चिकने, चमकदार, शान पर घिसे हुए से, प्रमार्जनी से साफ किए हुए से, रज रहित, पंख रहित
जैसे हम कोई पर्वतों पे जाते हैं ना, माउंटेन पे घूमने, तो वहां पे कितनी धूल मिट्टी होती है, वहां कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। पंख रहित, निरावरण शोभा वाले, प्रभा युक्त, रश्मि युक्त, उद्योत युक्त, मन को प्रसन्न करने वाले, दर्शनीय, कमनीय और रमणीय है। मतलब इसका जो विश्लेषण सुनने से ही ऐसा लगता है कि ये तो ऐसी जगह है कि क्यों ना हम वहां घूमने जाएं। हम जहाँ घूमने जाते हैं ना, वो तो पूरी गंदगी से भरा एनवायरनमेंट है, देवता तो वहां आना भी नहीं चाहते मनुष्य लोक में, इतनी गंदगी के बीच हम रहते हैं। बट ये नंदीश्वर द्वीप कितना स्वच्छ, कितना सुंदर है, इसकी महिमा यहाँ पर हमें मिलती है। और इससे आइडिया लग जाता है कि देवता भी वहां क्यों घूमने जाते हैं, क्यों उन्हें ये स्थान पसंद है। उन अंजन पर्वतों के ऊपर अत्यंत समतल और रमणीय भूमि भाग है, क्योंकि ऊपर हमने देखा लास्ट में 1000 योजन रह गया था, तो वो 1000 योजन का ऊपर का जो भाग है ना, वो फिर पूरा प्लेन समतल है। उनके मध्य में 4 सिद्धायतन है। सिद्धायतन का मतलब एक्चुअली कोई ऐसी जगह होती है जहां पर पूजा आदि की जाती है, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं ये शाश्वत मंदिर है। वे 100 योजन लंबे, 50 योजन चौड़े और 72 योजन ऊपर की ओर ऊंचे हैं। इस तरह के बड़े बड़े ये सिद्धायतन बने होते हैं। उन सिद्धायतनों की चारों दिशाओं में 4 द्वार हैं। अब वो जो सिद्धायतन है, मंदिर है, उसके चारों तरफ 4 द्वार हैं, उनके नाम दिए गए हैं देव, असुर, नाग और सुपर्ण। और उनमें 4 प्रकार के देव रहते हैं, वही 4 प्रकार है, देव, असुर, नाग, सुपर्ण, ये सब भवनपति देवों के प्रकार हैं। उन द्वारों के आगे 4 मुख मंडप हैं। उन मुख मंडपों के आगे 4 प्रेक्षागृह रंगशाला मंडप है। उन प्रेक्षागृह मंडपों के मध्य भाग में 4 वज्रमय अष्ट अक्ष वाटक प्रेक्षकों के लिए बैठने के आसन है। मतलब जैसे हमारे यहाँ पर होता है ना कोई एक ओपन, आजकल एक बहुत कॉन्सेप्ट चलता है, बाहर पूरा बैठने का सिटिंग प्लेस होता है, बीच में एक छोटा सा स्टेज जैसा रहता है, वहां पर कुछ भी मतलब नाटक प्ले वगैरह होते हैं और पब्लिक बैठ करके देखते हैं, बस वैसा ही कुछ एक वहां भी बना हुआ है, बहुत ही सुंदर। उन वज्रमय अक्ष वाटकों के बीच में 4 मणि पीठिकाएं हैं। उन मणि पीठिकाओं के ऊपर 4 सिंहासन है। उन सिंहासनों के ऊपर 4 विजय दुष्य चंदवा हैं। उन विजय दुष्यों के मध्य भाग में 4 वज्रमय अंकुश हैं। उन वज्रमय अंकुशों पर कुंभिक मोतियों की 4 मालाएं लटक रही हैं। और ये जो कुंभिक मोती है ना, वो कितने बड़े हैं, 40-40 मन के मोती हैं। मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते कितना बड़ा एरिया है, सुपर्ब साइज है वो। उसके आगे है, उन कुंभिक मुक्ता मालाओं में से प्रत्येक माला पर उनकी ऊंचाई से आधी ऊंचाई वाली तथा 20-20 मन के मोतियों की 4 मालाएं चारों ओर लिपटी हुई है। मतलब माला को भी कितना सुंदर, एक बड़े बड़े मोतियों से, फिर उसके बाद छोटे छोटे मोतियों की 4-4 मालाएं। उन प्रेक्षागृह मंडपों के आगे 4 मणिपीठिकाएं हैं। उन मणिपीठिकाओं पर 4 चैत्य स्तूप है। उन चैत्य स्तूपों में से प्रत्येक पर चारों दिशाओं में 4 मणिपीठिकाएं हैं। उन मणिपीठिकाओं पर 4 जिन प्रतिमाएं हैं, वे सर्व रत्नमय समपर्यकासन पद्मासन की मुद्रा में अवस्थित है। उनका मुंह स्तूपों के सामने है। उनके नाम है ऋषभा, वर्धमाना, चंद्रानना और वारीशेना। इन चैत्य स्तूपों के आगे 4 मणि पीठिकाएं हैं। उन पर 4 चैत्य वृक्ष हैं। उन चैत्य वृक्षों के आगे 4 मणि पीठिकाएं हैं और उन पर 4 महेंद्र ध्वज है। उन महेंद्र ध्वजों के आगे 4 नंदा पुष्करणियां है। पुष्करणियां का मतलब होता है तालाब जैसा, मतलब एक सरोवर या वैसा ही कुछ जलाशय जैसा। उन पुष्करणियों में से प्रत्येक के आगे 4 दिशाओं में 4 वनखंड है। मतलब उसके बाद में वहां पर एक गार्डन समझ लीजिए, वनखंड का मतलब उद्यान, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में। अब यहाँ जो भी विश्लेषण आया ना, आज अगर कोई आर्किटेक्ट को कह दे भी हमें ऐसा कुछ बनाना है, तो वो कल्पना भी नहीं कर सकता कैसे इतनी मतलब बढ़िया चीज बनाई जा सके। हम जिस संसार में रहते हैं और इन जो छोटे छोटे सुखों में एकदम खुश हो जाते हैं कि यार 10 करोड़ का मकान ले लिया, 50वें माले पे कोई फ्लैट ले लिया, उससे हम बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन वास्तविक सुंदरता तो इस संसार में, इस लोक में इतनी जबरदस्त है, उसके सामने हम कुछ भी नहीं है, और फिर भी हम इतनी सी चीजों में भी खुश हो जाते हैं, उसके पीछे पूरी जिंदगी खपा देते हैं। और सबसे बड़ी बात, ईगो में जीते हैं कि बहुत कुछ हो गया मेरे पास। उसके आगे है पूर्व में अशोक वन, दक्षिण में सप्तवर्ण वन, फिर चंपक वन और आम्र वन। ये 4 जो वन खंड थे, मतलब उद्यान है, ये उद्यानों के नाम हैं। और फिर पूर्व के अंजन पर्वत की चारों दिशाओं में 4 नंदा पुष्करणियां हैं, नंदोत्तरा, नंदा, आनंदा और नंदीवर्धना। ये जो नंदा पुष्करणियां हैं, उनकी साइज कितनी है, 1 लाख योजन लंबी, 50,000 योजन चौड़ी और 1,000 योजन गहरी। उन नंदा पुष्करणियों में से, अब ये जो पुष्करणियों की साइज है ना, मतलब हमारा अरब सागर तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, वो तो एक सिंपल पुष्करणी मतलब तालाब है, जलाशय है। तो लवण समुद्र तो कितना बड़ा और
बाहर जो एक्चुअल द्वीप समुद्र में जो समुद्र होते हैं ना वो, और जो हम आसपास देखते हैं अरब सागर, प्रशांत महासागर आदि, ये सब कुछ भी नहीं है। तो ऐसा लगता है खड्डों में पानी भरा हुआ है। उन नंदा पुष्करणियों में से प्रत्येक के 4 दिशाओं में 4 त्रिसोपान पंक्तियां हैं। उन त्रिसोपान पंक्तियों के आगे 4 तोरण द्वार हैं, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर में। उन नंदा पुष्करणियों में से प्रत्येक के चारों दिशाओं में 4 वनखंड है, और इस तरह से इनके भी नाम दिए गए। पूर्व में अशोक, फिर सप्तपर्ण, चंपक, आम्रवन। उन नंदा पुष्करणियों के ठीक बीचों बीच 4 दधिमुख पर्वत हैं। अब पुष्करणियों के बीच में भी 4 पर्वत बने हुए हैं। वे दधिमुख पर्वत 64,000 योजन ऊंचे और 1000 योजन गहरे हैं। वे नीचे, ऊपर और बीच में सब स्थानों में चौड़ाई की अपेक्षा से समान है। इससे पहले जो हमने देखा था ना अंजन पर्वत, वो कैसा था, नीचे 10,000 योजन चौड़ा था और ऊपर जाते जाते 1000 योजन हो गया। लेकिन ये स्ट्रेट है, मतलब पिलर जैसे हैं। ऊंचाई इसकी हर जगह से, मतलब ऊंचाई में हर जगह चौड़ाई इसकी एक जैसी है, हर एवरी लेवल पर। मतलब उनकी आकृति है ना अनाज भरने के बड़े कोठे के समान है। उनकी चौड़ाई 10,000 योजन की है, उनकी परिधि 31623 योजन की, और वे सर्व रत्नमय यावत रमणीय हैं। उन दधिमुख पर्वतों के ऊपर अत्यंत समतल और रमणीय भूभाग है। शेष वर्णन अंजन पर्वत के समान है। जैसे अंजन पर्वत में वैसे ही वहां भी ये सारी चीजें मिलेगी। तो अब देखिए, ये जैसे एक दिशा का अंजन पर्वत की ये सब बात थी, फिर ऐसे हर एक दिशा में वैसे ही अंजन पर्वत, उनके वहां भी 4 पुष्करणियां हैं, उनके सबके नाम अलग अलग है। लेकिन बाकी सारा वर्णन जो है ना पूर्व में जो अंजन पर्वत में बताया था वही सारा वर्णन यहाँ भी आ जाता है। फिर पश्चिम के अंजन पर्वत की 4 पुष्करणियों के नाम यहाँ पे अलग से दे दिए गए हैं, बाकी सारा वर्णन वैसा ही है। फिर सेम वैसे ही उत्तर के अंजन पर्वत की जो 4 पुष्करणियां हैं उनके नाम। उसके बाद यहाँ आता है नंदीश्वर द्वीप के चक्रवाल विष्कम के ठीक बीच में चारों वी दिशाओं में। अभी देखो हमने 4 दिशाएं ली थी। दिशा का मतलब क्या होता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और वी दिशाएं होती है जो इन दोनों दिशाओं के बीच में 45 डिग्री एंगल पर जो दिशा बैठती है, मतलब उत्तर पूर्व, उत्तर और पूर्व के सेंटर में। जैसे ईशान कोण भी कहते हैं, दक्षिण पूर्व को आग्नेय कोण कहते हैं, दक्षिण पश्चिम को नैऋत्य कोण, और उत्तर पश्चिम को वायव्य कोण कहते हैं। ये वास्तु में भी ये इनके नाम बहुत प्रचलित है, और काफी चीजें सेट करते समय ध्यान में भी रखा जाता है कि जैसे मंदिर आदि कुछ बनाना हो घर में तो वो ईशान कोण में होना चाहिए, गैस चलाना है वैसी चीजें आग्नेय कोण में, ये सारी चीजें उन ग्रंथों में भी ये मिल जाता है। तो ये इन 4 विदिशाओं की अब बात आ रही। पहले दिशाओं में देखा था, अब हम विदिशाओं में देख रहे हैं। तो वहां पर 4 रतिकर पर्वत है। ये जो रतिकर पर्वत है ये भी 1000 योजन ऊंचे और 1000 कोस गहरे है। ये छोटे साइज में, वो तो बहुत बड़े थे, ये केवल 1000 योजन ही ऊंचे, और नीचे गहराई इनकी 1000 कोस ही है। वे नीचे, ऊपर और बीच में सब स्थानों पर समान है। मतलब अगेन वैसी इनकी हो गई, साइज एक जैसे है ऊपर नीचे चौड़ाई में। उनकी आकृति जल्लरी, चांज मजीरे के समान वर्तुलाकार 2 टुकड़े से बना हुआ बाजा, जो पूजा के समय बजाया जाता है, उसके समान है। और उनकी जो चौड़ाई है वो 10,000 योजन है, परिधि 31623 योजन है। वे सर्व रत्नमय यावत रमणीय है। फिर उत्तर पूर्व के रतिकर पर्वत की चारों दिशाओं में, अब एक रतिकर पर्वत को लिया गया है, तो उसकी 4 दिशाओं में देवराज, देवेंद्र, ईशान की 4 पटरानियां। तो जो ईशान देवलोक है उसके जो इंद्र है उनकी 4 पटरानियां, मतलब अग्र महिषी शब्द पहले भी हमने देखा था। तो 4 मतलब रानियां होती है इंद्रों के, तो वो चारों रानियों के पटरानियों कृष्णा, कृष्णराजी, राम और राम रक्षिता, ये तो है उनकी रानियों के नाम। कि जम्बू द्वीप जितनी बड़ी राजधानी है, जम्बू द्वीप जितनी बड़ी का मतलब 1,00,000 योजन लंबी चौड़ी, वैसी उनकी बड़ी बड़ी 4 राजधानियां चारों दिशाओं में, और वो उस पर्वत के 4 दिशा में ही है उतनी। और उनके नाम है नंदोतरा, नंदा, उत्तरपुरा और देवपुरा। मतलब हम इतने बड़े जम्बू द्वीप में एक छोटे से हिस्से में रहते हैं, और उसमें भी कोई एक बड़ी प्रॉपर्टी खरीद ले तो हमें लगता है बहुत कुछ ले लिया। और यहाँ तो एक एक रानी को, मतलब एक इंद्र की 4 रानियां, एक एक रानी को पूरा जम्बू द्वीप जितना क्षेत्र मिल जाता है, उतनी बड़ी मतलब एरिया उन्हें अलॉट हो गया है। इसी प्रकार से दक्षिण पूर्व के रतिकर पर्वत में भी वहां पर देवेंद्र शक्र की 4 पटरानियां, और उनके रानियों के नाम और उनकी राजधानियों के नाम भी यहाँ दिए गए हैं। फिर दक्षिण पश्चिम में भी वैसे ही है, वहां पर अगेन 4 रानियां और उनके 4 राजधानियों के नाम है। तो ऐसे अगर हम देखें तो टोटल 16 जम्बू द्वीप जितनी बड़ी बड़ी राजधानियां
इंद्र की रानियों को मिल जाती हैं। तो इस तरह से ये नंदीश्वर पद कंप्लीट हुआ। थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं, समय है अभी। सत्य पद। सत्य के 4 प्रकार हैं। नाम सत्य, किसी व्यक्ति का नाम सत्य हो, जैसे सत्य मुनि। फिर एक होता है स्थापना सत्य, किसी वस्तु में सत्य की स्थापना कर दी गई हो। फिर द्रव्य सत्य और भाव सत्य। द्रव्य और भाव मतलब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, एक होता है जो वास्तविक सत्य होता है, और एक द्रव्य का मतलब जो कहने में सत्य है, मतलब शब्दों के द्वारा हम कह सकते हैं ये सत्य है, लेकिन भावना के द्वारा हो सकती है वो बात कुछ गलत भी हो। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है द्रव्य और भाव का भी। उसे भी हमें बहुत जगह पे मतलब अलग अलग शब्दों के साथ ये लगता है, तो वहां पर उसका अर्थ सही ढंग से निकालना होगा। इसके आगे आजीविक तप पद। ये आजीविक एक अलग संप्रदाय है, उसमें तप किस तरह के किए जाते हैं उसके 4 प्रकार हैं। तो आजीविकों के तप के 4 प्रकार, एक होता है उग्र तप, 3 दिन का उपवास, उसे उग्र तप कहा जाता है। उसके बाद एक घोर तप होता है, वो उससे भी ज्यादा होता है। फिर एक होता है रस निर्यूहण, मतलब रस परित्याग, घी दूध दही ये जो रस होते हैं ना उनका परित्याग। उसके बाद होता है जिह्वेंद्रिय प्रतिसंलीनता, मनोज्ञ और अमनोज्ञ आहार के प्रति राग द्वेष रहित प्रवृत्ति। तो ये 4 प्रकार के तप हैं। संयम के 4 प्रकार हैं। मन संयम, वाक संयम, काय संयम और उपकरण संयम। तो ये तो सेल्फ अंडरस्टैंड है, मन वचन काय, और उसके बाद चौथी चीज में उपकरण को, और भी कई सूत्रों में ये चीज आई हुई है। इसी प्रकार से त्याग के 4 प्रकार में भी मन वाक काय और उपकरण। अकिंचनता के 4 प्रकार में भी वही 4 भेद है, मन वाक काय और उपकरण। उसके बाद है क्रोध पदम। इससे पहले हमने मान माया लोभ के बारे में 3 सूत्र पहले आ चुके थे। क्रोध वाला सूत्र एक रह गया था, मतलब जिसमें उदाहरण से दिया गया था, एक खंबे की तरह था और वैसे अलग अलग चीजें। तो यहाँ पर अभी क्रोध की बात आ रही है। राजी यानी कि रेखा, तो ये 4 प्रकार की होती है। पर्वत राजी मतलब पर्वत पर कोई रेखा अगर खींच दी जाए तो वो हवा के झोंके से भी नहीं मिटती है, न पानी से वो मिटती है, और वो एकदम परमानेंट जैसी हो जाती है, बहुत कठिन होता है उसे मिटा पाना। फिर एक होता है मृत्तिका राजी, फिर बालुका और उदक। मृत्तिका का मतलब होता है पर्वत, पर्वत नहीं सॉरी, पर्वत तो फर्स्ट वाला हो गया। मृत्तिका का मतलब जमीन, पृथ्वी, मतलब पृथ्वी हम सबकी माँ है, इसलिए उसके लिए मृत्तिका शब्द आ जाता है, या मिट्टी से भी लिया जा सकता है। तो मिट्टी में जो रेखा बनी होती है वो भी एकदम इजीली नहीं हटती, उससे पर्वत से थोड़ी इजी है बट काफी टफ है वो भी। फिर बालू का राजी मतलब रेत में, जैसे चौपाटी पे रेत होती है, वहां कोई लाइन खींच दो वो तो तुरंत हवा हवा के झोंके से रेत उधर उधर जाती, तो वो रेखा मिट जाती है। और एक होती है उदक राजी, मतलब पानी में कोई लाइन खींचे, एक लकड़ी के लेकर के पानी में मान लो कोई एक लाइन बना दे, तो वो कितनी देर रहेगी, वो तो तुरंत चली जाती है। तो इस तरह से इन 4 रेखाओं से 4 प्रकार के क्रोधों को कंपेयर किया गया, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। इसके साथ एक बात और आती है कि जो अनंतानुबंधी क्रोध की स्थिति वाले होते हैं जीव, वो मर के नरक में जाते हैं। फिर सेकंड, मृत्तिका राजी के समान क्रोध वाले जीव वो तिर्यंच योनि में जाते हैं, और बालुका राजी के समान वाले मनुष्य में, और उदक राजी के समान वाले देव में जाते हैं। तो ऐसे 4 गतियों में ये भी एक कंपेरिजन आता है। देन भाव पद। उदक 4 प्रकार का होता है, कर्दम उदक, खंजन उदक, और बालुका उदक और शेल उदक। तो ये कैसा है ना, जैसे हमने क्रोध मान माया लोभ के 4 कंडीशंस 4 प्रकार के एग्जाम्पल से समझा था कि किस तरह के क्रोध होते हैं, वैसे ही ये जो उदाहरण है, ये उदक का मतलब पानी से है, और पानी कैसा मतलब एक तो बहुत ज्यादा गंदा पानी, एक थोड़ा साफ पानी। शेल उदक मतलब होता है पहाड़ का पानी, तो वहां जैसे पहाड़ या पत्थर पर कोई पानी पड़ा है तो वो तो न तो गंदा होता है, एकदम स्वच्छ पानी है, तो उस वो अगर कपड़ों पे लग भी गया तो उसमें कुछ गंदगी आएगी नहीं। लेकिन बालू का मतलब बालू डाली हुई पानी में, तो वो पानी कैसा होता है, डाला उसको थोड़ा साफ करेंगे तो साफ हो भी जाएगा। फिर खंजन मतलब कीचड़ वाला, और कर्दम मतलब ये और भी कोई ऐसी चीज है जो बहुत गहरा उसमें मतलब पानी में वो मिलाने के बाद में वो निकलता ही नहीं है कलर, मतलब कपड़ों पे लग गया तो साफ करना मुश्किल है। तो अब ये 4 बातें है ना भाव के लिए हैं। राग द्वेषात्मक परिणाम जो होते हैं भाव से संबंधित, तो भाव भी 4 प्रकार के होते हैं, और जैसे क्रोध के 4 प्रकार है वैसे ही ये 4 भावों के प्रकार है, और इसमें भी जिस भाव में का जीव होता है उसके अनुसार ही वो मरकर नरक, तिर्यंच, मनुष्य या देवता में जाता है। अब आगे 356 नंबर,
रूत रूपद, इसको हम कल करेंगे। अभी जिज्ञासाएं आमंत्रित हैं। हाँ संगीता जी। प्रभा जी आप पूछिए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर एक तो 338 में था कि नीचे से ऊपर तक अंजन रत्नमय है, तो यहाँ अंजन शब्द का क्या अर्थ हुआ? आई थिंक अंजन तो पर्वत का नाम ही था ना, वो अंजन पर्वत की बात आ रही थी ना जी, 342 में अंजन पर्वत का नाम दिया है, लेकिन 338 में नीचे से ऊपर तक अंजन रत्नमय है, तो क्या वो पर्वत के लिए कहा है क्या? नहीं, मैं इसको एक बार और थोड़ा चेक करके कल बताने का भाव रखता हूँ। अंजन और शब्द यहाँ किस लिए प्रयुक्त हुआ है। जी, और एक 355 में करदम शब्द जो अभी आया है, उस अब शब्द करदम शब्द का अर्थ भी मेरे ध्यान में नहीं है। अगर और किसी के ध्यान में तो वो हैंड रेज करके आंसर दे सकते, नहीं तो मैं भी इसको थोड़ा और सर्च करके कल बताने का वो भी नोट कर लेता हूँ मैं दोनों चीजें। जी सर, थैंक यू। अगर किसी को इसका बारे में कोई जानकारी हो तो आप हैंड रेज करके आप भी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो एक साथ में स्टडी कर रहे हैं। मतलब कई चीजें ऐसी हो सकती है जो आपके कभी पढ़ने में आया हो, ध्यान में हो, तो आप बता सकते हैं। और किसी की कोई जिज्ञासा है तो वो रख सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं अपना। संगीता जी अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। मैं द्रव्य सत्य और भाव सत्य मतलब कुछ समझना चाहती हूँ कि इसके लिए कुछ एग्जांपल के हिसाब से। इसके एग्जाम्पल्स के लिए भी मैं कल तक का समय चाहूंगा। मतलब मैं इस पर थोड़ा और चिंतन करके बताता हूँ, द्रव्य सत्य भाव सत्य कैसे हम थोड़ा प्रैक्टिकल समझे उसे। बाकी मूल बात यह है कि द्रव्य सत्य में थ्योरिटिकल सत्य है वो बात, लेकिन एक्चुअली वो गलत हो सकती है। और भाव सत्य में जो एक्चुअल ट्रुथ है, मतलब रियल ट्रुथ भाव सत्य होता है। द्रव्य सत्य में ऐसा हम कह सकते हैं कि सत्य लगने वाला है। जैसे मान लीजिए कहीं हमने कोई चीज पढ़ी और हमने बोल दी देख करके, तो वो द्रव्य सत्य है। लेकिन वास्तव में वो चीज एक्चुअल शाश्वत रूप से सत्य है या नहीं है। मान लीजिए कहीं मिसप्रिंट हो गया, जो हमने पढ़ा वहीं कोई गलत छप गया, या किसी ने हमें गलत बता दिया, तो उस तरह की बात भी द्रव्य सत्य में हो सकती है। बट भाव सत्य में जो एक्चुअल ट्रूथ है, जो शाश्वत रूप से हम कह सकते हैं कि यही सत्य है, वही बात आ सकती है। फिर भी मैं इस पे और भी कुछ सोचूंगा, कुछ और एग्जाम्पल समझ में आएंगे थोड़ा और प्रैक्टिकल, तो बताने का भाव रखता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। और किसी की कोई जिज्ञासा है तो वो रख सकते हैं। आई थिंक और कोई जिज्ञासा है नहीं। आपको कुछ कहना है सुधांशु जी कि हम क्लास एंड करें? नहीं, बस हो गया मेरी तरफ से, समय भी हो गया है। ओके।